हेलो हेलो। आ गए। ओके रपिंदर, हाउ आर यू? आई ऑडिबल रपिंदर? गुड आफ्टरनून। हेलो रपिंदर, एम आई ऑडिबल? ओके, गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? प्लीज टेल मी। रपिंदर, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जल्दी लिखिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। रपिंदर, एम आई ऑडिबल? ओके, चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग अपनी क्लास चालू करते हैं। राइट, सो हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। आज हम एपिसोड नंबर 39 पर हैं और हम पढ़ेंगे डेन्यूडेशन के बारे में। वी विल टॉक अबाउट द ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स के बारे में भी। सो गाइस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जैसा कि ज्योग्राफी में तो सब कुछ ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है ज्योग्राफी का जो इंटरेस्टिंग ना हो। और अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो अमन इज हियर, वी विल मेक इट टुगेदर, वी विल मेक इट इंटरेस्टिंग। राइट, सो टॉकिंग अबाउट दी डेन्यूडेशन वेदरिंग, इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा गाइस। राइट, कि सबसे पहला जो है वो है सीट का इरोजन। मतलब इस पे क्वेश्चंस एमपीपीएससी ने पूछे हैं। सीट इरोजन क्या होता है, गली इरोजन क्या होता है, इवन प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बने अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो। दूसरा, रीफ्स के ऊपर क्वेश्चंस बने। रीफ्स आप जानते हैं, रीफ्स, कोराल रीफ्स एंड ऑल, तो रीफ्स पे क्वेश्चन बनाए कि रीफ्स क्या है। देन क्रीक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रीक, CREE केस। देखो इस पे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आता है ये थोड़ा सा वैसा टॉपिक है जो काफी कम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम 360 डिग्री ज्योग्राफी अगर हम पढ़ रहे हैं तो 360 डिग्री ही उसको हमें कवर करना है। जैसे डून्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, द्वार पे क्वेश्चन आ जाते हैं, पेनिप्लेन्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, अटॉल पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ओशन डिपॉजिट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, नेपीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आ नहीं जाते हैं, ये क्वेश्चन आए हैं। और उन क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले जब तक तुम्हारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी तब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहा था, और प्रीवियस ईयर में इस तरह से क्वेश्चंस कुछ कुछ बने आए हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। आप थे लास्ट क्लास में कि नहीं थे? आप ये बताइए कि आपने देखी कि नहीं देखी लास्ट क्लास। नेट तो खत्म नहीं हुआ? हाँ बताइए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, जल्दी। आई एम वेटिंग गाइस। ओके, नहीं नेट अप बहुत है। ओके ओके, चलो ठीक है, चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो डेन्यूडेशन क्या होता है। डेन्यूडेशन मींस जो चट्टान है, मान के चलिए ये चट्टान इंटेंस हीट प्रेशर सब कुछ झेल रहा है। तो ये क्या होगा, जब इंटेंस हीट, इंटेंस प्रेशर, इंटेंस वाटर, इंटेंस हॉटनेस, इंटेंस सनलाइट सब कुछ झेल रहा है, तो होगा क्या, ये डेन्यूड होता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा धीरे धीरे। तो इसी के हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में कल बात करें, जिसमें वेदरिंग के बारे में हमने बात करी, इरोजन के बारे में भी हमने बात करी। आप लोग जानते हैं वेदरिंग क्या होता है, कोई भी चीज का चट्टान का टूटना। इरोजन क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है। जैसे देखो
वेदरिंग में हमेशा याद रखना डिसइंटीग्रेट हो रहा है। जैसे एक बड़ा पत्थर था, बड़ा गुलाब जामुन था, तुमने थोड़ा सा खा लिया, थोड़ी मम्मी ने खा लिया, थोड़ा पापा ने खा लिया, चच्चा ने खा लिया, पप्पा ने, ऐसे करके सबने खा लिया, तो वो क्या हुआ, टूट गया, राइट, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक ऑफ वेदरिंग फोर्सेस। अब थोड़ा सा मतलब ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन, गुलाब जामुन पे ही नहीं आएंगे, मुंह में पानी नहीं चाहिए, राइट। तो ज्योग्राफी के आधार पर एटमोस्फेरिक एंड वेदरिंग फोर्सेस पे ये रोल प्ले करता है। देन वी विल टॉक अबाउट द इरोजन। अब देखिए इरोजन क्या होता है, एक्टिव वियरिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय एजेंट्स जैसे कि रनिंग वाटर एंड विंड्स। अगर एक्टिव वियरिंग देखने को मिल रहा है अर्थ के सरफेस का बाय एजेंट्स जैसे कि रनिंग वाटर हो गया, रनिंग विंड्स हो गया, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेज में जैसे ट्रांसपोर्टेशन, मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेन्यूडेशन, कि जैसे मान के चलिए एक जगह से वो दूसरी जगह आ रहा है, तो जब वो आएगा तो कुछ ना कुछ, आप लोग है ना, देखा होगा आप लोगों ने, कोई सामान आप एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे तक लेकर आते तो उसका सामान का कबाड़ा हो जाता है। जैसे पिज्जा है, पिज्जा हमारे घर तक आएगा, तो जब घर तक आएगा तो ठंडा हो जाएगा, और हो सकता है पिज्जा हट वाला या फिर कोई बीच में जो लेकर आ रहा है थोड़ा सा खा लिया उसने, वो पता भी ना चले। खैर ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, बट द थिंग इज दैट कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कुछ ना कुछ इरोडेशन देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट थिंग इज डिपोजिशन। गाइस याद रखना, डंपिंग ऑफ डेब्रिस इन सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ, डंपिंग ऑफ डेब्रिस इन सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ। जैसे मान के चलिए कोई पोर्शन है, यहां से जा रहा है और ये डंप होता जा रहा है, इकट्ठा 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 होता जा रहा है, तो डंपिंग ऑफ डेब्रिस इन सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ, वहां पर हम डिपोजिशन भी देखेंगे। मैंने कल आपको रेट ऑफ डेन्यूडेशन के बारे में बताया, और डेन्यूडेशन कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि भाई नेचर ऑफ रिलीफ, ठीक है, किस तरह के पहाड़ है, दूसरा रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, तीसरा लोकल क्लाइमेट कैसा है, चौथा इंटरफेरेंस इंसान के द्वारा करा जा रहा है, जैसे मांझी द माउंटेन मेन के बारे में हमने बात करी, मिनरल का कंपोजिशन कैसा है और डेंसिटी कैसा है, तो उसके आधार पर ये डिपेंडेंट होता है। अब वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग भी 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। यस्टरडे ऑल्सो आई टॉक्ड, बट बिकॉज you was not there in the class, so I am telling for you, right रविंदर। तो यहां पर आप देखेंगे एक होता है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग, और तीसरा बायोलॉजिकल। अब वेदरिंग मतलब फिजिकल कैसे, जैसे मान के चलो फिजिकली हमने उसको मतलब उसमें वेदरिंग हो रही है, ठीक है, मतलब इंसान नहीं कर रहा है, फिजिकल कोई नेचुरल इवेंट है तो नेचुरली उस पर वेदरिंग हो रही है, राइट। कोई भी सामान एक जैसा नहीं रहता परमानेंटली, राइट। तो फिजिकल, जैसे ताजमहल है, जब बना था तब बड़ा शानदार था, अब धीरे 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 एसिड रेन के चलते, ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन के चलते उसमें कोई ना कोई वेदरिंग हो रही है। तो वेदरिंग क्या होता है, कोई भी जैसे चीज है, अब ताजमहल क्या है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द स्टोन, राइट, मार्बल का बना हुआ है, व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, राइट। तो ऐसे ही वेदरिंग केमिकल भी होती है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होती है, राइट, और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स के थ्रू भी होती है। अब हम देखेंगे रेगोलिथ क्या होता है। गाइस रेगोलिथ देखिए, ये है रेगोलिथ। रेगोलिथ इज रिमेन्स ऑफ रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। गाइस समझने की कोशिश करिएगा, जैसे ये क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं ये पत्थर का कुछ कुछ मटेरियल है और उसके साथ ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिला हुआ है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल गाइस रेगोलिथ। रेगोलिथ रिमेन्स ऑफ रॉक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, जिससे सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल बन जाती है। फिर हम बात करेंगे कोर स्टोन। गाइस कोर स्टोन क्या होता है, कोर स्टोन में क्या होता है, जैसे कोई भी स्टोन है वो पीस में डिवाइडेड हो गया, राइट, पीस ऑफ सॉलिड रॉक रेजिस्टेड वेदरिंग, मतलब यहां पर ये पीस में डिवाइडेड हो गया। और ये मान के चलो, मैंने कल भी बताया, जैसे तुम लोगों ने पुष्पा मूवी देखी थी, पुष्पराज झुकेगा नहीं, ऐसा देखा था ना, तो उसी तरह से ये होता है कोर स्टोन, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलता, ये बिल्कुल बना रहता है, कोर बना रहता है, बिल्कुल झुकेगा नहीं साला, ठीक है, बना रहेगा, कभी ना कभी तो झुकना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत आसानी से नहीं झुकेगा, ठीक है, ये याद रखना है। देन नेक्स्ट वन इज फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। गाइस समझो, आप यहां पर ये देख रहे हैं ना, ये जो पत्थर दिख रहे हैं रविंदर, देखिए आप, ये पत्थर क्या हो रहा है, सेटर हो रहा है। आप थानोस का एक वो याद रखो सीन, कि उसमें वो इस तरह से ऐसे करेगा तो ऊपर से सारे के सारे जो कवच है वो टूट जाता है। वैसे ही पत्थर के ऊपर भी बड़े बड़े छोटे छोटे और बड़े बड़े बोल्डर्स रहते हैं, वो बोल्डर बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि इस पे इंटेंस हीटिंग हो रहा है, इंटेंस सनलाइट पड़ रहा है, यहाँ पर इंटेंस वाटर फ्लो देखने को मिल रहा है, और भी कई सारी चीजें ये महसूस कर रहा है, उसके कारण यहाँ पर वेदरिंग देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ द रिपीटेड टेम्परेचर चेंज यू विटनेस ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और यहाँ पर होता क्या है, पीलिंग होता है। जैसे आप लोगों ने अनियन तो खाया है, गर्मी में अनियन खाते हो तुम लोग, राइट, तो अनियन में क्या होता है, पीलिंग अप ऑफ होता है, मतलब एक परत उतारी, दूसरी परत उतारी, तीसरी उतारी, ऐसे ही पत्थरों की भी एक पे एक परत उतरती रहती है।
सांप को देखा होगा, सांप को देखा है, सांप की एक ऊपर की परत निकलती है, इवन इंसानों की भी परत धीरे 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 ये जो स्किन है ना हटती है, वो फिर नई स्किन आती है, ये होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। फिजिकल वेदरिंग के बारे में भी हमने बात करी थी, और फ्रॉस्ट एक्शन के बारे में, जैसे यहाँ पे मान के चलिए पानी जम गया, पानी जम गया, पानी जम गया, पानी जम गया। अब वो पानी क्या हुआ जी, जम गया, मान के चलो यहाँ पे बहुत तेज मतलब बर्फ जम गया। अब बर्फ क्या होगा जब जमता है, जैसे आप लोगों ने किसी डिब्बे में अगर रखा है बर्फ, तो बर्फ क्या करे, डिब्बे को भी फाड़ देता है। क्यों? क्योंकि जब वो बर्फ बनता है तो उसका सरफेस एरिया और बड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे आप लोग कुछ मत करना, आप लोग फ्रीजर में रखते हो ना ट्रे, राइट, ट्रे में आप बना के रखते हो। अब वो होता क्या है, जब हम निकालते हैं तो बर्फ उठ भी जाता है, कई बर्फ के टुकड़े ऐसे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, राइट। तो दैट इज द फ्रॉस्ट एक्शन, उसके कारण भी वेदरिंग होती है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस इज दैट कि भाई वेदरिंग अलग अलग टाइप से होती रहती है। यहां पर आप देख रहे हैं सेटर्ड, पीक एंड ऑल। फिर बायोटिक फैक्टर में हमने बताया था आपको दशरथ मांझी के बारे में, मांझी जी ने भी तो तोड़ा। आप सोचो ऐसे ही इंसान ने भी कई जगहों पर क्या करा है, इरोजन करा है, इसमें कोई प्रॉब्लम। फिर आप देखिए साइड में प्लांट दिख रहा है आप लोगों को, जो प्लांट है वो भी क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर रास्ते से ऊपर आ रहा है, और ऊपर आके इस पत्थर को, चट्टान को इसने तोड़ दिया, काट दिया और बाहर आ गया। तो इससे भी वेदरिंग होती है, मतलब चट्टाने टूटती है। अब व्हाट आर द मेन कॉजेस? देखिए कॉज क्या होगा, मान के चलो तुम, अगर मान के चलो स्टीप स्लोप पे खड़े होकर मैं पढ़ा हूं, या प्लेन एरिया नहीं होता, तो मैं क्या होता, गिर पड़ता, ठीक है। मेरे साथ गाना बजता, इधर चला मैं उधर चला, राइट। सो स्टीप स्लोप plays a very important role. Then second one is guys earthquake and volcanic disturbance also is very important thing. Earthquake आएगा, तूफान मचाएगा, volcano आएगा, लावा निकलेगा, right? So this also plays a very key role. Then third one is man made. आप लोग हैं, मैं हूं, सब लोग क्या कर रहे हैं, फोर व्हीलर से चले जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, दशरथ मांझी की तरह हमें भी रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे कई सारे कॉजेस हैं, ठीक है। फिर लुब्रेटिंग एक्शन ऑल्सो, जैसे पानी आया तो पानी के साथ बह गया, इस टाइप से होता है। अब मास मूवमेंट क्या होता है गाइस? मास मूवमेंट मींस बहुत बड़े लेवल का मूवमेंट, राइट। कि आप सोचिए कि वो मूवमेंट देखने को मिल रहा है बहुत बड़े लेवल पे, तो उसको बोलते हैं मास मूवमेंट। सो मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स डाउन अ स्लोप ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब इसमें ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, जैसे आप देखिए ये जो है ना, अगर ऊपर है तो ये स्टीप स्लोप है, तो ये एकदम से नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, तो इस तरह से आप देखेंगे ये मास मूवमेंट देखने को मिलता है। सो ग्रेडियंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। फिर जो चीज बहुत हावी होता है, हैवी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने कभी लैंडस्लाइड देखा है? लैंड क्यों स्लाइड हो जाता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशन उसको खींचता है, और वो अटका हुआ है, फंसा हुआ है, पत्थर फंसा हुआ है या मिट्टी फंसी हुई है, वो क्या होगी, स्लिप हो जाएगी, वो स्लिप होकर नीचे जाएगी, तो उसके कारण आपने देखा है लैंडस्लाइड होता है। तो मास मूवमेंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर जब धीरे धीरे अगर आता है मूवमेंट, जो धीरे धीरे होता है, तो उस वर्ड को बोलते हैं गाइस क्रीप। बोलते हैं ना, क्या क्रीपी इंसान है, क्रीपी मतलब डसता रहता है। ऐसे ये डसता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसमें अगर मूवमेंट देखने को मिलता है गाइस, तो इसको हम बोलते हैं जी सॉइल क्रीप। जैसे, और इसको हमें अगर बचाना है या रोकना है तो क्या करेंगे, इस तरह से कुछ कुछ जालियां लगा दी जाती हैं। देखो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि 3 मार्कर, रपिंदर 3 मार्कर के क्वेश्चंस बनेंगे आपके इस पे, और 3 मार्कर में पूछ ले व्हाट इज क्रीप, जैसे व्हाट इज कयाल, व्हाट इज वेदरिंग, व्हाट इज इरोजन, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहां पर आपको फोटोज समझनी है, और फोटोज के आधार पे ये साइड में मैंने छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, और इस डेफिनेशन के आधार पर आप चीजें याद रखेंगे। अब हम बात करें स्लंपिंग क्या होता है। देखिए स्लंपिंग क्या होता है, जैसे मान के चलो ये रॉक है, अब ये ग्रेजुअली, मतलब जैसे क्रीप में क्या हो रहा है, क्रीप में बहुत धीरे 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 आ रहा है, लेकिन स्लंपिंग में एकदम से जो परमिएबल रॉक स्ट्रक्चर होता है ना, वो इम्परमिएबल के ऊपर रहता है, और वाटर के चलते वो एकदम से बह जाता है, तो यहां पर स्लंपिंग देखने को मिल जाता है। और ये जो सरफेस होती है काफी स्लिपरी होती है, इसलिए तो ये स्लिप हो रहा है, तो ये भी हमें याद रखना है गाइस। फिर हम बात करें ग्राउंड वाटर की। गाइस देखो मास मूवमेंट जो होता है उसमें ग्राउंड वाटर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। जैसे ग्राउंड वाटर है, आप देखिए ग्राउंड वाटर रहता कहां पर है, नीचे
नीचे, और आर्टेसियन वेल में आप देख रहे हैं, आर्टेसियन वेल में भी यहां पर देखने को मिल रहा है। अब ये जो आर्टेसियन वेल है, यहां पर अगर ग्राउंड वाटर आपको देखने को मिल रहा है, तो ग्राउंड वाटर के चलते इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप नोटिस करेंगे कि ये क्या है, नीचे चला जाएगा, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो उसके कारण भी मास मूवमेंट्स होते हैं। फिर वाटर टेबल आप लोग जानते हैं, स्प्रिंग्स मैंने आपको बता दिया। आर्टेसियन वेल जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो आर्टेसियन वेल है, एक्यूफर आप लोग सुनते हैं, क्या होता है, जमीन के अंदर भी पानी बहुत सारा होता है, और उस पानी को हम छेद करेंगे, ट्यूबवेल से निकालेंगे और बर्बाद करते हैं। तो दैट इज फ्रॉम वेयर, तो याद रखना वो जो नीचे जमीन के अंदर पानी होता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूफर, SQUIFER। आपने एक किताब देखी होगी जीसी ल्योंग, तो ये जीसी ल्योंग का ही पूरा कंटेंट है। टू बी वेरी फ्रैंक, जीसी ल्योंग का कंटेंट है, दैट इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल बुक। हर बच्चे को एक बार पढ़ना चाहिए, मतलब यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहा है तो फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट गाय, दैट बुक इज मस्ट फॉर यू, राइट। और मैंने भी उससे पढ़ा है, इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर देखना है तो उसका कुछ कुछ पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं चूंकि पढ़ा रहा हूं तो मैं आप लोगों के लिए तो यही कहूंगा कि प्लीज डोंट रीड, बिकॉज आई एम टीचिंग वट एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। सो आर्टेसियन वेल के बारे में हमने बता दिया कि आर्टेसियन वेल भी होता है, ये इस तरीके से होता है। और फिर हम लोग जो जिस तरह से कुएं को, हैंडपंप को तो इस तरीके से यूज करते हैं, हैंडपंप लगा दिया, वो पंप करके प्रेशर बना के वो ऊपर पानी फेंकता है, तो वो आर्टेसियन वेल ही होता है। फिर हम बात करते हैं जी कैचमेंट एरिया। तुम लोग कई बार रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े रविंदर, पढ़े हो आप लोग। अब देखिए, चूंकि आप रिवर सिस्टम के बारे में पढ़े हो तो आपने नाम तो सुना होगा कैचमेंट एरिया का, आपने नाम सुना होगा डिवाइड का या वाटर साइड का, आपने नाम तो सुना होगा कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स का। तो आप समझिएगा कि जो कैचमेंट एरिया होता है, जो कैचमेंट एरिया होता है वो क्या होता है गाइस, वो एक अपलैंड एरिया होता है फ्रॉम वेयर द रन ऑफ टेक्स प्लेस, राइट। ये एक अपलिफ्टेड अपलैंड एरिया होता है। आप देखिए कैचमेंट क्या है यहां पर, कैचमेंट एरिया यहां पर अपलैंड एरिया होता है फ्रॉम वेयर रन ऑफ स्टार्ट्स, मतलब जहां से ये बद्दल ने पानी गिराया और इन्होंने कैच करा, ठीक है। अब दूसरा होता है वाटर साइड। वाटर साइड क्या होता है, एक रेज्ड लैंड और हिल विच डिवाइड टू वाटर बॉडीज। जैसे मान के चलिए कि कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से ये है, अब यहां पे पानी गिरा तो ये जो डिवाइड है या वाटर साइड है वो क्या करेगा, इसको दो अलग अलग पार्ट में विभाजित कर देगा, फिर ये कहीं आएगा, फिर वहां पे पहाड़ी मिल गई तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये वर्ड सुनना है अपन को, वर्ड समझना है। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या होता है, कई सारी स्ट्रीम्स जो इसको फॉलो करती हैं तो वो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बन जाती हैं, ये याद रखना है। फिर आप लोग और भी चीज देखोगे जैसा कि डेंड्राइटिक पैटर्न ऑफ द रिवर्स, आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट इट। आपसे पूछा जा सकता है डेंड्राइटिक पैटर्न कहां देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि रेडियल पैटर्न पे एक बार क्वेश्चन आया था, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, अमरकंटक है, ये रेडियल ड्रेनेज का एग्जाम्पल है, राइट। इस तरह से हमें चीजें को समझना है। फिर कई जगहों पर आप नोटिस करेंगे कि पत्थर है, हार्ड रॉक्स हैं, कुछ सॉफ्ट रॉक्स हैं, कुछ हार्ड रॉक्स है, कुछ सॉफ्ट रॉक्स हैं, तो उसके कारण भी अल्टरनेट लेयर्स देखने को मिलती है हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स के बीच में। तो ये जो पैटर्न होता है ना गाइस, इसको बोलते हैं ट्रिलाइज्ड पैटर्न, TRELLISED, ट्रिलाइज्ड पैटर्न, राइट, ट्रिलाइज्ड पैटर्न, राइट, ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिवर एक्शन। अब रिवर एक्शन के तीन मेन प्रोसेस हैं, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा। अब आप देखिए जो प्रोसेस है मेन, जो पहला वाला प्रोसेस है रिवर एक्शन का, उसमें मटेरियल्स इन सॉल्यूशन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, मटेरियल्स इन सॉल्यूशन इज व्हाट, इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। फिर यहां पर जो प्रोसेस है रिवर एक्शन की, यहां पे मटेरियल जो है ना इन सस्पेंशन इज सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है। जैसे सस्पेंडेड है कई सारे, मतलब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि रिवर जो होते हैं ना उसके मेन एक्शंस और अलग अलग एक्शंस होते हैं। जैसे कि पहला है मटेरियल जो सॉल्यूशन डिसॉल्व हो जाता है, दूसरा सस्पेंडेड होता है, और तीसरा जो ट्रैक्शन लोड के कारण रोल हो जाता है। तो रिवर बेड के थ्रू रोल हो जाता है और जा जाके वो कहां चला जाता है, याद करो कहां चला जाता है, सबसे आखिरी में। जैसे पहाड़ से निकला, कहां जाएगा सबसे आखिरी में, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कहां जाएगा, कहां जाएगा, बे ऑफ बंगाल में, और वहां पे क्या बनाएगा, डेल्टा बनाएगा, राइट। तो इस टाइप से मूवमेंट होता है। तो रिवर एक्शन जनरली कितना वॉल्यूम है पानी का, मैं आपसे बोलूं कि अभी धीरे धीरे मध्यम मध्यम पानी आ रहा है तुम्हारे घर में, तो तुम क्या करोगे, तुम आराम से बैठोगे और आराम से सामान उठाओगे। लेकिन अगर सपोज करो सुनामी आ गई और सुनामी की इतनी तेज वेव आई कि तुम्हारी खिड़कियां फूट गई, दरवाजे टूट गए और एकदम से आया, तो क्या होगा, पूरा घर बह जाएगा, लैपटॉप बह जाएगा, हमारा टीवी स्क्रीन बह जाएगा और अमन नामदेव बेचारा बह जाएगा, राइट। तो तुम्हारा ज्योग्राफी का टीचर का ज्योग्राफी बन जाएगा। तो ज्योग्राफी में याद रखना जो रिवर्स है, वॉल्यूम कितना है वो डिपेंड करता है जी, वेलोसिटी कितना है उसके फ्लो का वो डिपेंड करता है कितने स्पीड से। जैसे गाड़ी प्रेशर मारते हैं तभी तो प्रेशर पे गाड़ी धुलती है, प्रेशर नहीं होगा तो क्या गाड़ी धुलेगी, राइट। देन थर्ड वन इज साइज, शेप एंड वेट ऑफ द लोड ऑल्सो
डिपेंड ऑन इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, देखिए रिवर इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में कई सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती हैं, जो कि मतलब मैं ये बोलूंगा कि जनरली इस पे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा नहीं आए, लेकिन जितने आए हैं 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स में बन सकता है और कुछ प्रीलिम्स में बन सकता है। तो ये क्लास को इसलिए आप समझो क्योंकि यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। इस पे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस ऐसे बन जाएंगे कि भाई कोरेजन और अब्रेशन का से रिलेटेड है, तो कोरेजन और अब्रेशन के सामने वो लिख देंगे रिवर इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन, कोरेशन और सॉल्यूशन के सामने वो लिख देंगे कि भाई रिवर इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इस तरह से एट्रीसन, जैसे एट्रीसन वर्ड है तो एट्रीसन वर्ड का से रिलेटेड है, तो एट्रीसन इज आल्सो रिलेटेड विद वेदरिंग, तो वो नाम सामने लिख देंगे वेदरिंग, या फिर एट्रीसन के सामने लिख देंगे दादा भाई नारोजी। भाई एट्रीसन और दादा भाई नारोजी का कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब सोचो मैच द कॉलम पे इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो कोरेशन और एब्रेशन होता क्या है, देखो कोरेशन मैं ये बोलूंगा कि कोरेशन में क्या होता है, मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ लोड अगेंस्ट बैंक ऑफ रिवर। जैसे मान के चलिए कि ये रिवर है, ठीक है, रिवर बैंक है, अब यहां से रिवर जा रही है, अब वो क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर एरिया को टच कर रही है। जब वो टच करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इरोड होगा, फिर ये इरोड होगा, ऐसे करके इरोजन इरोड हो के ये क्या हो जाएगा जी, दोनों साइड से अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इरोजन जो लेटरल हो तो उसको लेटरल कोरेजन बोलते हैं, इरोडसन जो इरोजन जो भी हो रहा है जो बिल्कुल वर्टिकल हो तो उसको हम वर्टिकल इरोजन बोलते हैं। मतलब वर्टिकल कोरेजन के चलते रिवर डीप हो जाती है और लेटरल इरोजन के चलते रिवर का जो एरिया होता है वो काफी वाइड हो जाता है, विड्थ बढ़ जाती है। बस इतना ही तो याद रखना है आपके लिए, मतलब बहुत इजी है। जस्ट चिल गाइस, जस्ट चिल। यस अरब सागर एंड बॉब, यस ग्रेट, यू आर एब्सोल्युटली राइट बॉब, राइट। बॉब तुम्हारा दोस्त है क्या, बताओ बॉब कौन है, बॉब है, चलो इसको साफ कर देते हैं, राइट। इतना समझ में आया। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, सॉल्यूशन के कारण भी होता है, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाइड्रोलिक एक्शंस के कारण, जैसे हाइड्रोलिक एक्शंस बार बार टकराते हैं तो लूजनिंग ऑफ द रॉक्स हो जाता है और फिर लूज होता जाता है। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी का नट खुल गया है एक टायर का, तो क्या होगा, वो ग्रेजुअली अगर तुम 1 महीने 2 महीने तक नहीं देखोगे तो वो टायर का नट खुल ही जाएगा, और वो खुलने के बाद तुम्हारी गाड़ी क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा और क्या होगा, राइट। तो ऐसा हमारे साथ हो चुका है। एक बार मैं जा रहा था इंदौर, भोपाल टू इंदौर, हम वैगनार से आ रहे थे और हमारी राइट साइड का टायर ही बाहर आ गया था, लेकिन किस्मत की बात ये थी राइट साइड का लेफ्ट का पीछे का आया था, तो हमने गाड़ी कंट्रोल कर ली थी और गाड़ी पलटी नहीं, और गाड़ी की स्पीड भी काफी स्लो थी, इसलिए हम लोग बच गए थे, राइट। लेकिन नहीं तो आज तो हमारा ज्योग्राफी बन गया होता और तुम लोग भी मेरे को नहीं जान पाते और मैं भी आप लोगों को नहीं जान पाता, नुकसान हो जाता अपना, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, हाँ भाई मेरे को भी मालूम है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, राइट, अपर माउंटेन कोर्स। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, हाँ जी फोटोग्राफ तो दिख रहा होगा। अब फोटो में क्या हो रहा है, जैसे ऊपर से पानी आया पानी आया पानी आया पानी आया, तो यहाँ पे भी गाना बजेगा, टिप टिप बरसा पानी, राइट। अब ये नीचे पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, अब पानी गिरेगा तो ये करेगा क्या, जैसे कि देख रहे हैं आप बहुत तेज बहुत बड़ा बवंडर पानी का इकट्ठा हो रहा है, तो इस रीजन पे ये कटिंग कर देगा रॉक का, ठीक है। अब जब ये कट कर दे रहा है, इसके इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब ये कट करेगा तो यहां पर एक पूल बनाएगा और इसका नाम है प्लंज पूल, PLUNGE प्लंज पूल। तो ये क्या बनाएगा गाइस, प्लंज पूल बना देगा, प्लंज पूल बना देगा, ठीक है। अब यहां पर प्लंज पूल बन गया गाइस, ठीक है, प्लंज पूल बन गया, तो प्लंज पूल बन गया, अब यहां से पानी आगे जाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये प्लंज पूल क्या होता है, जब पानी नीचे गिरता है और इस तरह से एक सी शेप्ड बना देता है, क्योंकि ये एरिया को क्या कर रहा है गाइस, इरोड कर रहा है। अब इसके साथ साथ कई सारे कंकड़ पत्थर भी आ रहे हैं और वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं बोल्डर के फॉर्म में। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, मतलब कि ये है क्या। अब देखिए बीच में क्या होता है, जैसे ये पानी आगे आएगा तो कुछ रॉक्स हार्ड होते हैं, कुछ रॉक्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, फिर कुछ रॉक्स हार्ड होते हैं, फिर कुछ रॉक्स सॉफ्ट होते हैं। तो होता क्या है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, ऐसे करके जाता है। तो यहां पर ये जो एक ब्रेकर काइंड ऑफ फॉर्म बनता है उसको बोलते हैं गाइस रैपिड्स, RAPIDS। क्या बोलते हैं गाइस, रैपिड्स, 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 रैपिडो नहीं रैपिड्स, ठीक है। तो ये याद रखना। अब रैपिड क्या है, फॉर्म ड्यू टू द चेंज इन ग्रेडियंट कॉज्ड बाय अनइक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉक, राइट। तो ये रैपिड काइंड ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब
अगर रैपिड रैपिड बहुत सारे हो, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे मान के चलो बहुत सारे ब्रेकर काइंड ऑफ बन गए, बहुत सारे, तो अगर ये बहुत सारे हैं तो इसको बोला जाता है कैटरैक्ट्स, CATARACTS, कैटरैक्ट्स, CATARACTS। ये वो नहीं है, अगर आप समझो कि अरे सर ये तो कैटरैक्ट तो कुछ ना कुछ अलग चीज है, मतलब अलग इन द सेंस कैटरैक्ट जो है ऐसा नहीं है कि भाई आंख वाली बीमारी है, ठीक है, ये कुछ अलग ही है। तो रैपिड ऑफ ग्रेट डायमेंशन उसको कैटरैक्ट कहा जाता है। फिर हम बात करें वाटरफॉल की, तो वाटरफॉल क्या कर रहा है गाइस, ये बना रहा है वाटरफॉल, 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 राइट। अब आपने नाम सुना होगा कोरेजन के बारे में। देखो अब मैं दो तीन चीज और बता रहा हूं, जैसे पानी जा रहा है, ठीक है, अब ये इसने क्या हुआ, जैसे पानी जा रहा है और इसको मिल गया प्लेन सरफेस एरिया, क्या मिल गया गाइस, प्लेन एरिया मिल गया। सोचो यहां से ये प्लेन मिल गया, प्लेन मिल गया। अब प्लेन में क्या हुआ कि कुछ इस तरह से गया, जैसे यहां से स्टार्ट करो, ये सांप की तरह कुछ इस तरह गया, फिर ये यू सरफेस, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। मतलब आप देखिए इसमें एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है स्नेक की तरह, स्नेक की तरह, स्नेक की तरह, राइट। तो स्नेक की तरह जो यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, मिएंडरिंग। जैसे आपने दरुए को देखा है, दरुआ कैसे चलता है ठीक है, मैं नहीं हूं दरुआ, नहीं तो तुम लोग सोचोगे अरे यार ये सर तो दारू पी के पढ़ा रहा है। बट द थिंग इज दैट कि यहां पर एक मिएंडरिंग पाथ इकट्ठा होता है और ये जो मिएंडर बन रहा है इसी को मिएंडर कहा जाता है। 1 3 मार्कर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, सिंपल सा, ठीक है। तो फॉर्म ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑफ द ग्राउंड फोर्सेस रिवर टू स्विंग इन लूप्स, ये हमें मालूम होने चाहिए। ऐसे ही कई सारे क्लिफ्स बनते हैं, क्लिफ्स मतलब रिवर साइड बैंक में, मतलब जैसे पानी है, अब ये पानी जा रहा है तो ये पानी क्या कर रहा है, साइड में क्लिफ बना रहा है, एक एरिया बना रहा है, क्लिफ काइंड ऑफ फॉर्मेट कर लेता है, तो उसको हम क्लिफ बोलते हैं। तो साइड ऑफ द रिवर बैंक वेयर इरोजन इज पोटेंट, मतलब यहाँ पर इरोजन जनरली देखने को मिलता है, पोटेंटली इरोजन देखने को मिलता है, राइट। देन स्लिप ऑफ स्लोप्स, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वैसे क्लिफ पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सो डोंट बी वेरी मच इन हरी। अब एक चीज मैं बता देता हूं कि यहां पर एक वर्ड यूज कराया था ऑक्सवो लेक, आप लोगों ने नाम सुना है ऑक्सवो लेक का, ऑक्सवो लेक, ऑक्सवो लेक। अब होता क्या है, आप सोचो ये रिवर चला जा रहा है, ठीक है रपिंदर, ये रिवर जा रहा है, रिवर जा रहा है, रिवर जा रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये इतना बड़ा राउंड लेता है, तो कभी कभी रिवर क्या करती है, राउंड ना लेने के बदले वो एक अपना शॉर्टकट बना लेती है और ये शॉर्टकट से पानी निकलने लगता है। अब शॉर्टकट से जब पानी निकलने लगेगा तो ये जो सी शेप्ड जो पहले बनाया था, ये जो सी शेप्ड बनाया था ये काजू के जैसा, यहां पर आप नोटिस करेंगे क्या, क्या यहां पे नोटिस करेंगे एक छोटा सा लेक, और उसको कहा जाता है ऑक्सवो लेक, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ऑक्सवो लेक मिएंडरिंग के कारण बनता है, मिएंडरिंग के कारण बनता है ऑक्सवो लेक। अब हम बात करते हैं कोर्स ऑफ रिवर्स। अब कोर्स ऑफ रिवर में आप इंटरलॉकिंग स्पर्स देखोगे। अब इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या होता है गाइस, देखिए इंटरलॉकिंग स्पर्स मतलब जैसे मान के चलो मैं तुम लोगों को एक पहाड़ बनाऊं, ये पहाड़ बना हुआ है, ये पहाड़ बना हुआ है, फिर ये पहाड़ बना हुआ है, ये पहाड़ बना हुआ है, और यहां से पानी आ रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है, यहां से वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हेयर एंड दिस वाटर 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 फ्लोइंग, राइट। अब ऐसे और भी पहाड़ होंगे, और भी पहाड़ होंगे, वाटर फ्लो करता हुआ चला जाएगा। तो ये जो एरिया है जहां से रास्ता बना के पानी आ रहा है उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स, SPURS। अगर आपसे पूछ ले इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या है तो थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई इसको बोलते हैं। और ये जो वी शेप्ड वैलीज होती है ना, वी शेप्ड वैली, रिवर ग्रेजुअली क्या करेगी, पहाड़ के बीच में से रास्ता बना के आ रही तो वी शेप्ड वैली बना देंगी। जब आप लोग आने वाले समय में कभी भी जम्मू जाइए या देहरादून या सिक्किम एरिया में जाएंगे ना तो आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिपोजिशनल वर्क। जैसे कुछ होता है फ्लड प्लेन्स। अब फ्लड प्लेन्स क्या होता है गाइस, जैसे ये एरिया है आप देख रहे हैं, इस एरिया में अब यहां पर अगर पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसको हम फ्लड प्लेन बोलेंगे। और मैंने ऑक्सवो लेक के बारे में तो आपको बता ही दिया है। आप देखिए फिर से देखिए क्या हुआ, ये एरिया था, ये सर्पेंटाइल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये गोल हो गया, लेकिन इसके साइड में एक और सी कलर का स्ट्रक्चर है, देखिए आप, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे गाइस ऑक्सवो लेक। देखिए आप, ये जो रेड पोर्शन के अंदर में अलग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रपिंदर? सब लोग आज मैच देख रहे हैं, मालूम है आज इंडिया का मैच है, मैं भी छोड़ के तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। मेरे लिए वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग, बट ठीक है आप लोगों के लिए चलेगा क्योंकि आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, बट हमें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है ना।
ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, फ्लड प्लेन बता दिया, ऑक्सफो लेक बता दिया। अब हम बात करते हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा मतलब कौन है जो नहीं जानता है? डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा आपने नाम सुना है? जैसे रिवर है, रिवर आ रही है, उसके साथ साथ कई सारा मटेरियल इरोड होके आ रहा है, एलुवियल रॉक्स आ रही हैं, एलुवियल फैंस आ रहे हैं, और वो जाके पानी में मिलती हैं, समुद्र में जाके टच हो जाती है, मिल जाती है। तो वो जिस रीजन पे जाके मिलती है ना, तो इट मेक्स व्हाट? डेल्टा। डेल्टा, राइट। सो डेल्टा क्या है जी? डिपोजिशन ऑफ फाइन मटेरियल्स इन ए फैन शेप्ड अलुवियल एरिया, तो उसको हम गाइस बोलते हैं डेल्टा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। निक पॉइंट क्या होता है? देखो, जैसे निक पॉइंट वर्ड यूज कराया जाएगा, जैसे आप सोचिए यहां से पानी आ रहा है, ठीक है, ये पानी आ रहा है और ये पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? ये पानी आ रहा है और पानी नीचे गिर रहा है। अब होगा क्या जब ये पानी नीचे गिरेगा? मतलब ये कोई ना कोई रिवर है, रिवर है ना, ठीक है। अब जब ये नीचे गिरेगा तो ये डिप्रेशन होना है। अब आप कहेंगे कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें एक प्लंज पूल भी तो बताया था। हाँ जी, वो बताया था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब जिस जगह पर एकदम से टर्न देखने को मिल रहा है ना, तो इसको हम निक पॉइंट बोलते हैं, या रिजुनवेटेड हीट पॉइंट भी बोलते हैं, हेड पॉइंट भी बोलते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, इससे ज्यादा देखो क्वेश्चन बनेगा नहीं। वो तो मैंने लिख दिया कि इसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, लेकिन ये आपके उतने काम का नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि निक पॉइंट काय से रिलेटेड है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो वाटर मूवमेंट होता है वो वाटर मूवमेंट से ये रिलेटेड है, ठीक है। वाटर मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट से ही ये रिलेटेड है, तो ये अपन को मालूम होना चाहिए। अब कई सारे ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, जैसे देखो रिवर्स जो है, रिवर्स कैसे हेल्प करता है आप लोग जानते हो। यहां से क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे मेंस में क्वेश्चन होंगे ना, तो सर स्लिप ऑफ स्लोप्स एंड ऑक्सफो लेक्स में क्या अंतर? अच्छा, स्लिप ऑफ स्लोप्स एंड ऑक्सफो लेक, ओके, स्लिप ऑफ स्लोप्स, स्लिप ऑफ स्लोप्स, स्लिप ऑफ स्लोप्स, स्लिप ऑफ स्लोप्स, ठीक ठीक ठीक। फोटो देखता हूँ, फोटो के बाद बताता हूँ। अरे देखो, ये जो है ना, ये जो पॉइंट बन रहा है, देखो इस फोटो में आपने देखा है, देखो इस फोटो में देखिए आप, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कुछ इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब इसमें दो रीजन, बेसिक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दो रीजन होता है, ठीक है। और इसको मैं और भी क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें से एक पोर्शन को स्लिप ऑफ रॉक्स बोला जाता है और एक पोर्शन को रिवर क्लिफ्स बोला जाता है, ठीक है। जहां पे इरोजन पोटेंट होता है, जैसे ये पोटेंट है इस रीजन पे, तो शायद इसको क्लिफ बोला जाता है, रिवर क्लिफ्स। और यहां पर स्लिप ऑफ स्लोप्स, रिवर बैंक वेयर डिपोजिशन इज पोटेंट, यहां पर इरोजन पोटेंट होता है और यहां पे डिपोजिशन। तो ये डिपोजिशन किस रीजन पे देखने को मिल रहा है? जैसे ये जो है ना, देखो यहां पे पानी इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है, और इस रीजन पे आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है? इसको इरोड करेंगे, वो अभी यहां पर था, आने वाले समय में ये यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है जी गाइस? इरोजन पोटेंट है, तो इसको बोलेंगे रिवर क्लिफ, रिवर क्लिफ, ठीक है। अब ऑक्सबो लेक काफी अलग है। ऑक्सबो क्या हो रहा है? अगर ये एरिया अलग हो गया है, जैसे मान के चलिए ये कट हो गया, ये कट हो गया, आपको दिख रहा है रपिंदर, ये कट हो गया है, ये जो काजू दिख रहा है, ये जो सी शेप्ड लेक बन गई है, तो इसको हम बोलेंगे जी ऑक्सबो लेक। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है, राइट। कोई डाउट? यस सर, स्लिप ऑफ स्लोप्स, ओके, यही है ना, ओके ग्रेट। चलिए, तो ह्यूमन एस्पेक्ट्स क्या है रिवर के? देखो रिवर के थ्रू गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, क्या क्या नहीं करती है अब ये तो तुम ही लिख सकते हो ना, मतलब इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिवर से एग्रीकल्चर हो रहा है, रिवर से हम लोगों की इकोनॉमी चल रही है, हमारी सरकार चल रही है, वो पानी है, हमारी गंगा मैया है, अगर वो नहीं होगी तो इंसान कैसे जिएगा, ठीक है। इरिगेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रही है, फिशिंग में मदद कर रही है। वाटर के बिना इंसान रह पाएगा क्या? आप खुद से सोचिए, रेगिस्तान में पानी नहीं है तो इंसान नहीं है, लेकिन जहां पर पानी है, गंगा मैया के पास पानी है, तो वहां पर इंसान बहुत ज्यादा है, ह्यूमन लाइफ भी है, और भी कई सारी लाइफ पॉसिबल है। तो ये तो बेसिक सी चीजें मैंने लिख दी है, 4-5 पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ग्लेशियर से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब देखिए गाइस, ग्लेशियर से जैसे मान के चलिए, मैंने आपको बताया आइस सेल्फ। आइस सेल्फ क्या होता है? जैसे यहां पर ग्लेशियर इकट्ठा हो रहा है, तो इसको गाइस हम बोलेंगे आइस सेल्फ। तो आइस शीट्स विच एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द सी, मतलब जो सी की तरफ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे, बहुत बड़ा एरिया होता है, इसको आइस सेल्फ बोला जाता है, बहुत बड़ा एरिया। अब आप कहेंगे सर इसको तो ग्लेशियर भी बोला जाएगा, हाँ जी बोलेंगे, लेकिन आइस सेल्फ क्या होता है जी? जो एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड द सी, टुवर्ड द सी, मतलब जैसे मान के चलिए कहीं पे ग्लेशियर बना है अंटार्कटिका में, अब टुवर्ड द सी वो जो एक्सटेंड कर रहा है ना पूरा का, जैसे मैंने सी सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्स बताया था, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, रिमेंबर कॉन्टिनेंटल सेल्फ,
ठीक है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ ही लेते हैं, उसी टाइप से आइस सेल्फ होता है। अब ग्लेशियर ये दिख रहा है आपको फोटो में, तो मूवमेंट ऑफ आइस क्रीप्स आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल डोम, जैसे कोई एक सेंट्रल पोर्शन है और वहां से अलग अलग रीजन में ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे गाइस ग्लेशियर। ऐसी इसमें आप नाम सुनेंगे नुनाटक्स, तो नुनाटक वैसे आपके मालूम है क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, फिर से मैं बता रहा हूं, विच अमंग द फॉलोइंग आर दी ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स। अब वैसे तो आपको रटना चाहिए, मतलब इस पे तो 100% ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग आर ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स। अब उसमें ऑप्शन दे देंगे नुनाटक्स, उसमें ग्लेशियर तो नहीं देंगे, फिर वो दे देंगे आइस वर्क्स, स्नो लाइन, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा फर्न, नीव, या फिर आपसे पूछा जाएगा पीडमॉन्ट क्या है। तो इस टाइप से 4-5 ऑप्शन देंगे, और वो होगा क्या कि उसमें से डून भी दे देंगे। अब डून थोड़ी ना आइस, आइस के कारण बन रहा है, ठीक है, तो आइस के कारण क्या बन रहा है, क्रीट बनेगा या नुनाटाक बनेगा। अब नुनाटाक्स क्या होता है, देखो जो लॉफ्टियर माउंटेन होता है ना, जो उठा हुआ आइस, जैसे इसमें एरिया में अगर छोटा सा भी कोई उठा हुआ आइसबर्ग में से ही उठा हुआ पीक देखने को मिलेगा, जहां पे जाके तुम फोटो खिंचवाओगे या टिक के फिसलोगे, राइट, तो वो जो उठा हुआ होता है उसको हम नुनाटाक्स बोलते हैं। छोटा सा होता है, सरफेस के ऊपर देखने को मिल जाता है, ठीक है। आइसबर्ग्स क्या होता है, जो टाइटैनिक, आपको मालूम है आइसबर्ग की क्या खास बात है, इसका सिर्फ ऊपर जो है 1/9 पोर्शन ही दिखता है। जो टाइटैनिक टकराई थी वो इसलिए टकरा गई, उन्हें लगा कि अरे छोटा सा तो टिप है, इससे ये तो सिप टकराएगी और वो टूट जाएगा, लेकिन वो टूटा ही नहीं, लेकिन उसने पूरी सिप को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका 8/9 पार्ट अंदर था। तो याद रखना 8/9 पार्ट आइसबर्ग में अंदर रहता है और टिप बहुत छोटी सी होती है। लाइफ में मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को आइसवर्क की तरह मजबूत करिए, क्योंकि आइसवर्क क्या है ना, ऊपर से बड़ा छोटा दिखेगा, नर्म दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा आदमी दिखेगा ना, बड़े आदमी की ये खास बात है, बहुत सिंपल दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा। कोई भी टीचर है, कोई बड़ा टीचर होगा तो वो आपसे बहुत हम्बल रहेगा, लेकिन अंदर से ही नोज हिज पावर, ही नोज एवरीथिंग, ही हैव दैट कैपेसिटी ऑफ नॉलेज, राइट। तो ऐसे ही याद रखिए अपनी लाइफ में अपने को भी आइसवर्क बनना है, ठीक है। ऊपर से आप नर्म दिखो, सिंपल दिखो, और अंदर से आप इतने बड़े बवंडर दिखो, ठीक है। दैट मस्ट बी योर पावर, राइट। देन स्लो लाइन, ये मैंने बताया कि जहां तक ग्लेशियर कवर है, जैसे मान के चलो ये लाइन अगर नीचे की तरफ होती है मतलब क्लाइमेट ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और धीरे धीरे आइस पिघलते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस इज टेकिंग प्लेस, सो बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस यू विल विटनेस दिस ग्लेशियर इज फॉर्म। और ये जो लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट, उसको हम स्नो लाइन बोलेंगे। अब लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएटेड अपलैंड, आप देखेंगे यहां पर एक ही नीव ऑफ फॉर्म, नीव ऑफ फॉर्म, ये जो रीजन होता है ना, मतलब बिल्कुल आप बोलेंगे कि रिपीटेड रीफ्रीजिंग के कारण ये वो रीजन होता है कि हमेशा, मतलब कभी ना कभी गर्मी में भी जाओगे ना तो आपको कोई पोर्शन तो दिखेगा जहां पे थोड़ी बहुत आइस देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा ना थोड़ा, मतलब पहाड़ पे एक पर्टिकुलर एरिया में बर्फ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, तो वो बार बार उसमें क्लाइमेट चेंज के कारण वो इतना फ्रॉस्ट हो जाता है कि वो बिल्कुल बर्फ हो जाता है, बर्फ। हार्डनिंग ऑफ आइस ड्यू टू द रिपीटेड रीफ्रीजिंग, तो उसको नीव या फर्न कहा जाता है, फर्न कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा चिल्ड होता है, चिल्ड होता है कि भाई ये एकदम से बहुत जल्दी नहीं पिघलता। जैसे कई बार क्या होता है, फुसफुसा सा बर्फ होता है तो वो पिघल जाता है, लेकिन जो हमारे यहाँ जनरली जो बर्फ आता है, आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मी के सीजन में, तो एक बड़ा सा ब्लॉक आता है, वो इतनी जल्दी नहीं पिघलता है जितने जल्दी छोटे छोटे ब्लॉक्स पिघल जाते हैं, राइट। देन नेक्स्ट वन इज पीडमॉन्ट ग्लेशियर। क्या होता है, तो कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल ग्लेशियर्स एट द फुट ऑफ द माउंटेन रेंज इज पीडमॉन्ट ग्लेशियर। जैसे देखिए, आप देखिए कई सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, और ग्लेशियर्स क्या कर रहे हैं, जैसे यहां से आया ऊपर से आके नीचे एक पर्टिकुलर पोर्शन में इकट्ठा हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पीडमॉन्ट ग्लेशियर। क्या बोलेंगे गाइस, पीडमॉन्ट ग्लेशियर। अब हम बात करें लैंडफॉर्म्स क्या है ग्लेशिएटेड अपलैंड के, गाइस तो ये समझना है कि ग्लेशियर के कई सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं। अब कौन कौन से मेन है, तो जो है ग्लेशियर इरोजन इन वैली, जैसे देखने को मिल रही है। कई बार क्या होता है कि यहां पर इरोजन ग्लेशियर के कारण देखने को मिलता है वैली में, राइट, दैट मेक्स लैंडफॉर्म। देन सेकंड वन इज प्लकिंग एंड एब्रेशन। अब प्लकिंग में क्या होता है, ग्लेशियर्स प्लस रॉक्स, ग्लेशियर और रॉक दोनों के दोनों, राइट, दोनों के कारण यहाँ पे ग्लेशियर फ्रीज हो जाता है, टियर डाउन हो जाता है और ड्रैग करता है। मतलब आप सोचिए कि अगर मान के चलिए यहाँ पर ये जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे मतलब ड्रैग कर रहा है, इस पोर्शन को ड्रैग कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, तो उस ड्रैग का जो रिएक्शन हो रहा है ना, उसको हम बोलेंगे प्लकिंग। जैसे हम लोग पौधों को प्लक करते हैं ना, उस तरीके से। अब यहां पर क्या होता है, ड्यू टू ग्लेशियर फ्रीजिंग एंड टियरिंग,
मतलब रॉक को वो ड्रैग क्यों कर रहा है, क्योंकि ग्लेशियर उसको फ्रीज कर रहा है और टियर डाउन कर रहा है, लेकिन एब्रेशन में घिसता है वो। एब्रेशन में मतलब याद रखना घिस रहा है, घिसेगा, घिसने में और यहाँ पे प्लकिंग में दोनों में अंतर है। जैसे कोई है उसको तुम अच्छा बोलो बुरा बोलो, उसके बाद चेंज अलग होता है, और अगर आप कुछ अच्छा बुरा मत बोलो तुम उसको घिसो, बोलते हैं ना घिसो, जैसे मान के चलिए ये रिमोट है उसको घिसो 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 घिसो, तो ये घिसने वाली बात अलग हो जाती है। और इसी रिमोट को अगर हम धूप में रख दें या परमानेंट 1 साल के लिए छत पे रख दें तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, चटक जाएगा, बिकॉज ऑफ एक्टिविटी, राइट। छोटी छोटी मतलब टर्मिनोलॉजीज है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने एब्रेशन में भी सुना था, ये तो हमने एट्रीशन में भी सुना था। एट्रीशन का मतलब यही होता है कि छोटे छोटे पार्ट में टूटना। देखो टर्मिनोलॉजीज क्या होता है, जैसे ये ग्लेशियर है तो ग्लेशियर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज वेदरिंग की अलग है, ठीक है। अगर आप सैंड रिलेटेड बात करेंगे तो सैंड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज काफी अलग है। तो टर्मिनोलॉजीज कीप ऑन चेंजिंग एज पर द टाइम एंड एज पर द सब्जेक्ट, राइट, एंड एज पर द topic which we are reading. I hope you are getting it, Rapinder. I think you are getting all the things which I am teaching here, right? So may I move forward? समझ में आ रहा है यहां तक? अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में कुछ तो अद्भुत दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे 2-3 टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है, इस पे 100% क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने आइसक्रीम खाई है और आइसक्रीम को स्कूप से निकाला है? आपने पक्का आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है, आपने पक्का आइसक्रीम को स्कूप से निकाला होगा। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये है पिरामिडल पीक। पिरामिड देखा है आपने इजिप्ट का, ये है पिरामिडल पीक। अब इस पीक में आप नोटिस करेंगे क्या हो रहा है कि इस पीक में नोटिस करिए आप क्या हो रहा है, जो स्कूप होता है, स्कूप, अगर स्कूप आइसक्रीम का जो स्कूप होता है, उसने इस बंदे ने ऐसे स्कूप से आइसक्रीम निकाल दी, इस बंदे ने ऐसे स्कूप से आइसक्रीम निकाल दी, तो ये जो एक गैप बन रहा है इसको हम बोलेंगे कोरी। क्या बोलेंगे गाइस? CORRIE। क्या बोलेंगे गाइस? यस स्टूडेंट्स, कोरी। तो ये दोनों तरफ बनता है, ठीक है। अब अगर ये कोरी अलग हो रहा है, देखिए आप, इस ये पोर्शन अलग हो रहा है, ये पोर्शन अलग हो रहा है, बीच में एक पीक काइंड ऑफ है, सीधा सीधा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अरीट। ARETE। ये आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे जी? अरीट। जैसे कि हमने वाटर डिवाइड पढ़ा था ना, वाटर डिवाइड क्या होता है? एक इस पोर्शन में और एक दूसरे पोर्शन में, ये देखने को मिलता है। ऐसे ही आप देखेंगे अरीट, अरीट, अरीट जो है वो सीधा का सीधा ऊंचा वाला पोर्शन है। आया समझ में? जैसे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, अरीट्स 2 क्रीक्स कट बैक, यहाँ पर एक दो क्रीक्स जो है ना कट बैक हो रही हैं, इसलिए इसको अरीट्स बोलेंगे। सिर्क्स, क्रीक्स नहीं, सिर्क्स, 2 सिर्क्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन, सिर्क्स बोला जाता है उन्हें। तो उसके जो बीच वाला पोर्शन है उसको हम अरीट बोल देते हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर डिवाइड में देखने को मिलता है। अब कोरी, कौन, ये क्या है? तो ये जो कोरी है ना, इसी को सिर्क बोला जाता है। तो 2 कोरी या 2 सिर्क यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इसको हम अरीट बोलेंगे। इतना बस समझना है। और पिरामिडल पीक तो वो 3 साइड से पिरामिड जैसा दिख रहा है। इसको समझ में आया? ये समझ में आया? अब एक होता है भूसंड। भूसंड नहीं है, ये है रिमाय या बगसंड। अब बगसंड क्या होता है, देखिए आप समझिए, अ डीप वर्टिकल क्रैक ओपन एट हेड ऑफ द ग्लेशियर। जैसे मान के चलिए डीप वर्टिकल क्रैक ओपन एट हेड ऑफ द ग्लेशियर वेयर ग्लेशियर बिगिंस टू लीव। जैसे मान के चलिए कि ग्लेशियर है, अब ग्लेशियर एक पर्टिकुलर पोर्शन के बाद लीव कर जाता है, मतलब आप सोचिए कि लीव कर जाएगा, अब इसके बाद ग्लेशियर नहीं देखने को मिलेगा। तो जो डीप एक वर्टिकल क्रैक है जो ओपन एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर, कि जहां पर से ये लीव कर आएगा, तो उसको बगसंड बोलेंगे। आपसे बिल्कुल डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, डोंट वरी, बट मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं तुम लोगों को, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आपके सामने 4 क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस आया है ना, तो तुम इनको देख के सॉल्व कर दो, ठीक है। तुम्हारे सामने ये नहीं होनी चाहिए कि अरे यार वेदरिंग के तो ये पोर्शंस पढ़ाए नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक है, लिखा हुआ है, मैंने आज ही देखा था, तो आज ही मैंने ये स्लाइड्स बनाई। क्रिवासे क्या है? श्रीवासे, क्रैक्स फॉर्म्ड ड्यू टू द बेंड इन द स्लॉप, ठीक है, बेंड के कारण जो फॉर्म हो रहा है उसको हम श्रीवासे बोलेंगे, क्रिवासे, राइट। ऐसे ही ट्रंकेटेड स्पर्स बनना है, ये भी बस इतना याद रखो कि ट्रंकेटेड स्पर्स, श्रीवासे, बसफंड, ये जो है ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स के पार्ट है। इतना डेप्थ में जाना ही नहीं, आपसे पूछेगा ही नहीं। यूपीएससी की अगर क्लास होती ना आप, तो मैं इनको लिटरली लिखवाता तुम्हारे हैंड राइट में, बोलता कि बेटा तेरे को एक एक डेफिनेशन लिखनी है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें बस इतना जानना जरूरी है कि ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स से कौन सी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड है। अब ग्लेशिएटेड जो लैंडफॉर्म होती है, आप देखिए
देखिए यहां पर आप देखेंगे कई सारी वैलीज बनती हैं, जैसे कुछ यू शेप्ड वैली बनती हैं, कुछ हैंगिंग वैलीज बनती हैं। अब यू शेप्ड वैली में क्या है जी, आप सोचिए जैसे मान के चलो कि ये जो रीजन है हैंगिंग वैलीज, क्या हुआ, जिस जगह पे आइस जमा हुआ है और बहुत समय मतलब इरोजन इन मेन वैली, इरोड तो हो ही रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रिब्यूटरी वैलीज इरोजन तो हो ही रहा है, लेकिन वहां पे कहीं जमा हुआ है, वो कभी फिसल के नीचे आ सकता है, एक छोटे से एरिया में जमा हुआ है, तो वो हैंगिंग वैली हम उसको बोलेंगे। ये देखो हैंगिंग वैली के भी टर्मोलॉजीज अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। यस रपिंदर, व्हाट आर यू सेइंग? यस, लॉन्गिट्यूड होते हैं, हाँ जी लॉन्गिट्यूडनल होते हैं बिल्कुल, लेकिन मतलब मेरा ये मानना है कि भाई तुम्हारे पास और भी चीजें याद करने की है, तुम सिर्फ टर्मिनोलॉजीज देख लो कि ये सर ने बताया कि ये ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म स्लेट, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं इसमें। कोस्ट बेनिफिट काफी कम है, कोस्ट बेनिफिट काफी कम है। बस मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग एक बार फोटो देख लो कि ठीक है सर आपने बताया कि हॉर्न क्या होता है, तो हॉर्न ऊपर का एरिया होता है, ठीक है, मैंने बताया ना एरीट क्या होता है, मैं मेन चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो बीच में जैसे आइसक्रीम निकाली तो जो स्कूप टाइप का बन गया है ना, तो उसको हम सिर्क बोलेंगे, राइट। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप और भी देखें, मोरेन्स, मोरेन्स क्या है जी, फॉर्म्ड बाय पीसेस ऑफ रॉक्स। अगर रॉक से, अब जैसे मान के चलिए ऊपर से ग्लेशियर आ रहा है, ग्लेशियर आ रहा है, ग्लेशियर आ रहा है, तो यहां पर ये जो है ना ग्लेशियर के चलते, मूवमेंट के चलते यहां पर इस रीजन में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले, तो उसको हम बोलते हैं मोरेन्स, फॉर्म्ड बाय द पीसेस ऑफ रॉक, जो सेटर कर देते हैं और एम्बेडेड होते हैं इन द ग्लेशियर्स एंड बॉट डाउन द वैली, ठीक है। इस रीजन में ये नीचे 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 आ जाते हैं और मोरेन काइंड ऑफ क्रिएट करते हैं। अब ये जो मोरेन होता है ये भी 2-3 पार्ट का होता है, जैसे कि अपन देखें लेटरल मोरेन, ठीक है, लेटरल मोरेन्स, फिर कुछ होते हैं जी लेटरल मतलब लेटरली इस रीजन से टच्ड है, राइट, फिर कुछ होते हैं मीडियल मोरेन जो मिडिल रीजन में देखने को मिलेंगे, कुछ होते हैं जी ग्राउंड मोरेन जो ग्राउंड में देखने को मतलब बिल्कुल जमीन से टच होकर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ये भी याद नहीं करना है कि मीडियन क्या है, ग्राउंड क्या है, बस मैंने एक बार बता दिया ताकि आपके दिमाग में घुसा रहे, लेकिन इतना याद रखो कि मोरेन्स क्या होता है, और मोरेन्स का आइसोलेटेड ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म से, राइट। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। रपिंदर जी समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, मजा आया नहीं आया? इतने सारे पिक्चर्स यार, ये तो पूरी वेब सीरीज है, लोग मैच देख रहे हैं, ये भी तो एक मैच चल रहा है, इसको भी तो देखो तुम। हाँ जी, हीरो भी मैं, दुश्मन भी मैं, सब कुछ तो मैं हूं यहाँ पे, इसलिए देख लो। बोरिंग फिल्म है भले ही, लेकिन ये फिल्म काम की है, और वो जो फिल्म है वो काम की नहीं है, उस पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम बात करते हैं स्नाउट क्या होता है, या एंड मोरेन क्या होता है, टर्मिनल मोरेन क्या होता है। देखो ये भी टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड है, इस पे भी ज्यादा मत घुसो, मेरा तो ये मानना है कि बस ये नाम सुन लो, स्नाउट देन टर्मिनल मोरेन, ये जो दोनों चीज होती हैं, वैसे तो जनरली बताऊं ना, ये लास्ट पोर्शन होता है ग्लेशियर का, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है भाई, इस पे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा देख लो, इसमें और भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे एक होता है जी क्रिवासिस, CREBASSES, ये भी ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म से रिलेटेड होता है। अब टर्मिनल मोरेन्स ऐसे बोल देते हैं कि जो लास्ट पॉइंट होता है, मतलब इट इज द लास्ट पॉइंट जहां पे ग्लेशियर रहता है, तो टर्मिनल बिल्कुल टर्मिनल रीजन पर है, राइट, तो टर्मिनल बोलेंगे, राइट। फिर हम बात करेंगे जी प्लकिंग, तो प्लकिंग मैंने बता ही दिया आपको, एवरेशन जो घिसने के कारण बनता है, प्लकिंग मतलब जो ग्लेशिएटेड एक्शन के कारण जमीन के अंदर खुद ही होता रहता है, राइट, तो इस टाइप से ये बनेगा। फिर एक चीज होती है फ्योर्ड, फ्योर्ड क्या होता है, जैसे मान के चलो कि कनाडा पे बहुत सारे फ्योर्ड्स देखने को मिलेंगे, बड़े ही ब्यूटीफुल होते हैं, कुछ इस तरह से पिक्चर होती है, आप देखिए जैसे ग्लेशियर का अगर पानी आ रहा है, तो वो पानी आके जैसे ऊपर से ये पहाड़ बना हुआ है देख रहे हैं, और ये पहाड़ से पानी आ रहा है, और ये आने के बाद ये डायरेक्ट जाके मिलेगा समुंदर में, राइट, तो वो जो एंट्री पॉइंट है समुंदर के साथ वाली, उसको बोला जाता है फ्योर्ड। देखो लिखा हुआ, आइस वर्क्स लोअर एंड ऑफ ट्रफ इज ड्राउन्ड बाय द सी फॉर्म से डीप स्टीप साइडेड इनलेट, मतलब क्या होता है, आइस वर्क होता है, पिघलते हैं, और वो जो डायरेक्ट जाके ओशन में जाके मिलते हैं उस रीजन में, तो वहां पर हम उसको मतलब उस रीजन को बोल देते हैं फ्योर्ड, बस दैट्स ऑल। मतलब इतना ज्यादा इसमें भी दिमाग मत लगाओ, फिर से मैं यही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यही बनेगा, विच अमंग द फॉलोइंग आर दी ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स, तो मैं क्वेश्चन जैसे बनाऊं तो क्रिवासे, सिर्क, फ्योर्ड, आइसवर्क, इस तरह से 4-5 ऑप्शन दूंगा और आपको उनमें से चूज करना है, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट, राइट। फिर हम बात करते हैं रोशे, रोशे भी बता दिया, ठीक है, रोशे क्या होता है, जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, जैसे पानी आ रहा है या ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म आ रहा है, अब आप देखिए ये आ रहा है और ये टच कर रहा है पत्थर को, जब ये पत्थर को टच करेगा तो ये पत्थर को क्या कर देगा, चिकना कर देगा, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ चिकना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, आप देखिए ये ब्रेक हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे नहीं करेगा चिकना, लेकिन ये वाला पोर्शन तो चिकना हो जाएगा,
तो ये वाला जो पोर्शन जो स्टीप स्किन मतलब यहाँ पर जो बन रहा है एक डम हम्प टाइप ऑफ बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे जी रॉक सरफेस वाला रीजन या अपस्ट्रीम साइड, या फिर यहाँ पर अपन देखेंगे इस तरह से ये पानी में मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जी ऐसे ही एक और होता है उल्टा, अगर पानी उल्टा जा रहा है, अब जैसे मान के चलिए ये डायरेक्ट ऐसा है सामने, जैसे ट्रक देखा है, ट्रक के सामने से अगर हवा पड़ेगी बहुत तेज तो वो ट्रक पे इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड आपने जो स्पीडी कार देखी होगी, कभी देखा है एक्सयूवी बहुत तेज भग रही है? नहीं भगती, लेकिन लंबोर्गिनी को देखा है, फरारी को देखा है, हाँ जी, ये स्पीडली वाली कार होती हैं, स्पीड कार होती हैं जो कि रेसर कार होती हैं। तो इनका एक सिमेट्री और शेप इस तरह से होता है जो हवा को चीर के आगे बढ़ता है, लेकिन ये हवा को नहीं चीर पाता। तो ये जो रीजन है ना कुछ इस तरीके से खुड़दुड़ा 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 पोर्शन बना देता है। तो जो खुड़दुड़ा पोर्शन स्टार्टिंग में बनता है उसको बोलते हैं क्रैग, CRAG। तो ये भी आपको लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर के कारण देखने को मिलेगा। और जो दूसरा वाला एरिया होता है वो चिकना हो जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्टीपनेस जो कि बहुत ज्यादा लो है। स्टीपनेस नहीं है, बिकॉज ऑफ दी लो स्टीपनेस हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये टेल बोलेंगे, राइट। ऐसे ही आप और भी चीज देख सकते हो, दो तीन और हैं कि टिल ड्रिफ्ट हो गया, कुछ रैटिक्स हो गए। रैटिक्स क्या होगा? ये ऐसे बड़े बड़े बोल्डर जो बचे रह जाते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बोल्डर्स ऑफ वेरी बिग साइज, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं आइस के द्वारा। ऐसे ही आप ड्रमलिन्स देख सकते हो। ड्रमलिन्स क्या है जी? ड्रमलिन्स, ईस्कर्स, ये देख लेना। ड्रमलिन्स मतलब जैसे देखो छोटा सा मैं बता देता हूँ, नहीं तुम कहोगे आता तो है नहीं है इसको, बस पढ़ाने आ जाता है। जैसे ड्रमलिन्स क्या है, ये देखिए आप, ये देखिए, मतलब एक 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 सैंड का हम बोल सकते हैं एक ढेर टाइप का बन जाता है, राइट। सैंड का ढेर टाइप ऑफ बन जाता है, तो इसको हम ड्रमलिन्स बोल देते हैं। ढेर टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये देखिए आप, ढेर टाइप का बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम ड्रमलिन्स बोलेंगे। और ये हमलॉक्स मतलब एक अपन बोलते हैं कूबर टाइप का, या फिर अपन बोले टॉर्टोइस टाइप का, ठीक है, एक शेप ले लेता है। या फिर इसको दूर से देखोगे तो इट लुक्स लाइक द बास्केट ऑफ एग, जैसे अंडे की टोकरी की तरह ये दूर से देखने को मिलता है, तो उसको हम ड्रमलिन्स बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर ऐसे इस्कर्स, इस्कर्स क्या होता है जी? जो थोड़ा सा नैरो होता है और लंबा होता है। ड्रमलिन्स अंडे की तरह है, तो ये और लंबा टाइप का है, लंबा है, स्नाउटेड है, ठीक है। तो इसको हम, या लॉन्ग है, नैरो है, सीनियस रिज है, जो कंपोज है काय का? सैंड का और ग्रेवल का। तो सैंड और ग्रेवल का ये कंपोज है, तो इसको हम जी इस्कर्स बोल देंगे, ठीक है। ऐसे टर्मिनल मोरेन, आउटवाश प्लेन एंड ऑल, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ठीक है। लैंड फॉर्म्स में केम्स होता है, केम्स। अब एक और क्वेश्चन जो बन सकता है वो है कैटल लेक्स पे। कैटल लेक्स क्या होती है? जैसे एक एरिया जहां पर जो ग्लेशियर वाला एरिया है, वहां पर अब ग्लेशियर पिघल गया है, लेकिन एक गड्ढा टाइप का था, वो गड्ढा छोटा मोटा नहीं, अच्छा बड़ा गड्ढा, ठीक है। और वो गड्ढा जो है, गड्ढे के कारण वहां पर एक पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं केतली वाली लेक्स, कैटल लेक्स। तो फाउंड इन एरिया वेयर डिपोजिशन टेक्स फॉर्म ऑफ अल्टरनेट रिज, ठीक है। अल्टरनेट रिज है, वहां पे डिपॉजिट हो गया, मतलब एक कोई रिज है वहां पर ये डिपॉजिट हो गया, तो इसको एक नॉब या कैटल टोपोग्राफी टाइप ऑफ देखने को मिलता है, छोटू सा छोटू सा। अब आप इसको कंपेयर मत करना वो काजू से, वो ऑक्सफो लेक अलग है, देखो बहुत सारी लेक्स अलग होती हैं, ठीक है, सब में बहुत छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। ज्योग्राफी इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बिलीव मी। मैं आपको ज्योग्राफी जो 80 क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, ये 800 क्लास लग जाएगा अगर ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना है। एक एक साइंटिस्ट, एक एक थ्योरी अगर हम पढ़ाने बैठे ना, तो 4-4 दिन, 5-5 दिन चलेंगे, और तब भी खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो। लेकिन अपन को एग्जाम निकलना, अपन को पीएचडी नहीं करना है। तुम कहो कि अरे सर हमें तो हर चीज पढ़ना है, हर छोटी से छोटी चीज जाननी है, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए क्या कॉस्ट बेनिफिट देगा। हाँ, अगर आप प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, प्लीज रीड, मेरे को फोन कर पूछो, सर बताओ, ये बताओ, मैं बताऊंगा आपको। नहीं बताऊंगा तो सर्च करके बताऊंगा। इस बार तो कोई भी नहीं है, भगवान तो हम भी नहीं है। Everyone is in the stage of learning, right? I am learning, you are learning, right? So whatever task we do, we learn and we learn, and this is a very important spirit of life. जीरो समझो अपने आप को, परफेक्ट कभी नहीं समझना, जीरो समझो। और जीरो जब आप समझेंगे तो आप काफी कुछ लर्न करेंगे। समझ में आया? अब ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स का यूज क्या है, तो वो देखो कंस्ट्रक्शन, हाईवेज में, नेचुरल रिजर्वायर के रूप में, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में, ठीक है, बहुत खूबसूरत एक सीनरी बना देते हैं वाटरवेज में। ऐसे ट्रांसह्यूमेंस, ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? एनिमल का माइग्रेशन, इंसान का माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहाड़ में चले जाएंगे, पहाड़ में रहेंगे, फिर नीचे जाएंगे, नीचे रहेंगे। क्यों पहाड़ पे क्यों जाते हैं? गर्मी में पहाड़ पे चले जाते हैं क्योंकि वहां का माहौल ज्यादा अच्छा होता है। और जब बहुत ठंड पड़ेगी, ग्लेशियर बनेंगे, आइस बनेगी, तो सारे के सारे लोग क्या होंगे? नीचे आके रहने लगेंगे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल, आपने देखा होगा ना, आपके आसपास सॉल बेचने आते हैं कश्मीरी लोग,
पश्मीना वूल का, बोलते हैं ना कि ये वूल है, ये रिंग में से निकल जाएगा, आप खरीद लीजिए, ऐसे छोटे छोटे कस्बों में। तो वो क्या करते हैं ना जी, उनका जो मौसम होता है ना गर्मी में, वो एक्चुअली में आ जाते हैं नहीं, वो गर्मी में तो वहां पे वो काम करते हैं, और ठंड में वो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे इंडिया। अभी देखना आपको मिलेंगे, ये जो मैंने बात बोली 100% हर गली में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको टकराएगा ही टकराएगा, टकराएगा एक बंदा, ठीक है, जो कश्मीरी होता है, राइट। यस, ओके रपिंदर, थैंक यू फॉर योर love and support, right? The thing is that ki whatever I have told you in today's class, quite important, quite factual, and if you see these locations, गूगल में आप जाओ, सर्च करो, फिर से देखो और अच्छे से देखो। हालांकि मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा पिक्चर दूं। मैं सच बता रहा हूं कि ये स्लाइड्स में पिक्चर्स डालने में काफी टाइम जाता है, काफी टाइम जाता है। 1 घंटे की क्लास में मैं 3 से 4 घंटे का कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, ठीक है। किताब से निकलना है, टाइप करना है, कई चीजें, मतलब बहुत कुछ लगता है। लेकिन मेरे एफर्ट्स जो हैं, राइट, आई वांट लाइक कि आप लोगों का सिलेक्शन हो कैसे भी करके, और कोई भी डाउट हो प्लीज डू आस्क मी, आई एम ऑलवेज हियर एज यूजुअल। So thanks a lot guys for listening me patiently and peacefully. Bye bye.